अस्पताल में लोग इसलिए जाते हैं कि वो अपना इलाज करा सके, जिस परेशानी से वो जूझ रहे हैं वो ख़त्म हो जाए और उनकी आने वाली ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक हो। अगर वो बीमार हैं तो सही हो सकें और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकें। लेकिन एक लड़की अस्पताल के अंदर है और वो सिर्फ इस इंतज़ार में है कि उसके आसपास जो उसकी माँ और पिता हैं वो ज़रा सी देर के लिए उससे दूर हटें और वो फ़ौरन अपने आप को ख़त्म कर ले। वो इस ज़िंदगी को बिल्कुल जीना नहीं चाहती। उसने 2-3 बार मरने की कोशिश कर ली है, लेकिन उसकी माँ उसके हाथों को पकड़कर बोल रही है, बेटा तू ऐसा मत कर, तू वापस ज़िंदगी जिएगी, तू जी सकती है, तू कर सकती है, हम लोग तेरे साथ में हैं। क्योंकि वो लड़की मरना चाहती है। वो बोल रही है कि माँ मैं अब जी नहीं सकती, इस ज़िंदगी को मैं जी नहीं सकती, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मैं मरना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे मौत दे दो। और वो यही इंतज़ार कर रही है कि बस कोई हटे और वो मर जाए। लेकिन उसके साथ क्या हुआ है? उसके साथ चलती हुई कार में 7 घंटों तक बराबर रेप किया गया है। दिन दहाड़े कार चलती रहती है, उसके साथ रेप होता रहता है। वो कार उन चौराहों से गुजरती हुई निकलती है जहां पुलिस वाले खड़े होते हैं। अगर आप एक मोटरसाइकिल लेकर निकल जाएं बिना हेलमेट के या फिर 2-3 लोगों को लेकर तो आपकी मोटरसाइकिल को रोक लिया जाएगा। लेकिन हर चौराहे से वो कार गुजर रही थी, उस कार के अंदर वो लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अपनी इज्जत की, अपनी जान की भीख मांग रही थी। लेकिन दिन दहाड़े उसके साथ 7 घंटों तक उस कार में बारी बारी से रेप किया जाता है, उसके वीडियो बनाए जाते हैं और आखिर में उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन 5 दिन के बाद इसके ऊपर रिपोर्ट लिखी गई, केस दर्ज हुआ और सबसे हैरत की बात कि वो लड़की एक बड़े अफसर की, बड़े अधिकारी की लड़की है। लेकिन ये घटना कहाँ कैसे हुई और 5 दिनों के बाद इस घटना का खुलासा कैसे हो पाया, उस फौरन खुलासा क्यों नहीं हुआ और इस लड़की के साथ गैंगरेप की कैसे प्लानिंग की गई थी, किन लोगों ने गैंगरेप किया, उनका क्या हुआ, ये जो पूरी घटना है इसको शुरू से जानेंगे आखिर तक। तो दोस्तों मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज की जो घटना है वो दिल को झकझोर देने वाली है। घटना उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ है वहाँ की है। वहाँ का एक थाना है वजीरगंज थाना और 10 दिसंबर को उसी थाने में एक लड़की आती है, साथ में उसकी माँ भी थी और कुछ और लोग भी थे जो अफसर थे, कुछ अधिकारी भी थे उसमें। वो लोग उस लड़की को थाने में लेकर आते हैं। फ़ौरन वहाँ जो SHO साहब थे वो देखते हैं कि अरे इतने बड़े बड़े लोग लड़की के साथ में हैं। और वो जो महिला थी वो जब उस लड़की के पिता के बारे में बताती है तो वहाँ के SHO साहब फ़ौरन खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं बताइए हम क्या कर सकते हैं, आपकी बेटी को क्या दिक्कत हुई है। तो बोलती है कि जो बेटी है हमारी, इसके साथ 5 दिसंबर को 3 लोगों ने बारी बारी से गैंगरेप किया है और हम लोग आ नहीं रहे थे, इसने हमें बताया भी नहीं था और हमारी आने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। लेकिन जो साथ में जो और भी लोग थे और भी अधिकारी थे उनसे जब डिस्कस किया तो उन लोगों ने बोला कि जो ये रेप की घटना है इसको छुपाना भी बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन वो अपनी इज्जत की वजह से नहीं आ रहे थे, क्योंकि अगर वो आएंगे तो उनकी बेटी, ये जो बेटी है ये ख़ुद को ख़त्म कर देगी। ख़ुद को ख़त्म करने की इसने 2-3 बार घर पर कोशिश भी कर ली और आखिर में हम परेशान होकर यहाँ पर आए हैं क्योंकि आरोपी फ़िलहाल में फ़रार चल रहे हैं। वजीरगंज थाने के जब SHO साहब ये सुनते हैं तो वह हैरान हो जाते हैं और उनके पैरों तले मतलब एक ज़मीन से निकल जाती है। वो फ़ौरन लड़की से पूछा जाता है कि बेटा ये सब कुछ कैसे हुआ, कब हुआ, तुम्हारे साथ उन लोगों ने गैंगरेप किस किस जगह पर कैसे किया। जब उससे वो हैवानियत की, वो दरिंदगी की कहानी दोबारा से पूछी जाती है तो वो रोने लगती है, वो सिसकियाँ भरने लगती है और वो बताती है कि मेरा जब से ये मेरा दिमागी संतुलन थोड़ा वैसा हो गया था, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैं एक अच्छे खासे कॉलेज में पढ़ती हूँ और वहाँ से पढ़ने के बाद लेकिन मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, मैं डिप्रेशन में चली गई थी और इसी वजह से मैं जो किंग जॉर्ज जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर जाती थी। वहाँ पर जाने के बाद जो मेरा डिप्रेशन का इलाज चल रहा था तो मैं अक्सर वहीं पर जाया करती थी और मुझे चाय पीने का शौक़ है। तो जब भी मैं उस हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में जाती तो वहाँ से बाहर आने के बाद एक चाय की स्टॉल है जो सत्यम मिश्रा चलाता है, लड़का है और वो हमारी तरफ ही रहता है। वो बताता था कि हम तुम्हारे ही घर की तरफ के रहने वाले हैं,
तो जब मुझे चाय पीने का शौक़ था, क्योंकि मैं घर में भी काफ़ी बार चाय पीती हूँ, तो इसीलिए जब भी मैं मेडिकल कॉलेज से बाहर निकलती तो मुझे चाय पीने की हुड़क सी उठती, एक लत सी उठती, तो मैं वहीं पर बैठकर चाय पीती और अपने माइंड को थोड़ा ठीक करने के लिए सत्यम मिश्रा से आधे आधे एक घंटे तक बातचीत करती रहती और चाय 2-3 चाय मैं पी लेती, क्योंकि सत्यम की चाय मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। अब ये मेरा जब मैं आती चाय पीती, सत्यम मिश्रा से मेरी काफ़ी ज़्यादा करीबी हो गई और ये बराबर सिलसिला चलता हुआ आ रहा था। लेकिन 5 दिसंबर को जब मैं आती हूँ, हॉस्पिटल में आने के बाद, चेकअप करवाने के बाद मैं बाहर आती हूँ, बाहर आने के बाद फिर से मैं चाय पीने के लिए बैठती हूँ। लेकिन आज जब भी मैं चाय पीती थी अपने फ़ोन को चलाती थी, लेकिन आज मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, क्योंकि मैं घर से फ़ोन को चार्ज इतना कर नहीं आई थी। और मैं सत्यम से बोलती हूँ कि सत्यम, क्या तुम्हारे पास चार्जर है? मुझे अपना फ़ोन चार्ज करना है, मेरे इस फ़ोन को थोड़ा सा चार्जिंग पर लगा दो। तो सत्यम फ़ोन लेता है और बोलता है, क्या मेरे पास इस चार्जिंग पिन का जो पिन है चार्जिंग वाली, इस पिन का नहीं है, मेरे पास दूसरा चार्जर है, लेकिन हाँ मैं तुम्हारा फ़ोन चार्ज ज़रूर करवा सकता हूँ, क्योंकि जो बराबर में मेरे दोस्त की एम्बुलेंस खड़ी है, इसी मेडिकल कॉलेज में है, तो उस एम्बुलेंस में जो एक कार वाला होता है ना, कारों में आपने देखा होगा हर तरह की चार्जिंग पिन होती है हर फ़ोन की, तो उसके अंदर वो लगी होगी और मैं वहीं पर तुम्हारा फ़ोन लगा दूंगा। फ़ौरन जो लड़की थी वो तैयार हो जाती है और वो सत्यम के साथ एम्बुलेंस तक जाती है और सत्यम वहीं पर एम्बुलेंस में चार्जिंग पर फ़ोन लगा देता है। वो बोलता है कि आओ जब तक चाय पियो, जब तक चाय पियोगी फ़ोन चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये सत्यम की प्लानिंग का हिस्सा चल रहा था। सत्यम ने ये प्लानिंग बड़ी तेज़ी से कर रखी थी। अभी उस लड़की को कुछ नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, उसके साथ क्या प्लानिंग करी जा रही है। बस वो चाय पीती है, चाय पीने के बाद जैसे ही बराबर में पहुंचती है अपने फ़ोन को निकालने के लिए, तो वो देखती है कि एम्बुलेंस वहाँ से गायब हो चुकी है। फ़ौरन वो सत्यम के पास आती है, बोलती है, सत्यम वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं है, मेरा फ़ोन मुझे कैसे मिलेगा, एम्बुलेंस कहाँ गई? तो सत्यम फ़ौरन दिखावा करता है कि वो खुद परेशान है और नाटक करने के साथ साथ वो अपने दोस्त को, एम्बुलेंस वाले दोस्त को फ़ोन लगाता है और उससे पूछता है कि भाई कहाँ पर हो, एम्बुलेंस कहाँ गई, उसमें हमारा फ़ोन है। तो उसका दोस्त बोलता है कि यार एक मरीज़ की तबीयत ख़राब थी, इसी वजह से इमरजेंसी में मुझे एम्बुलेंस लेकर यहाँ पर आना पड़ा है और फ़िलहाल मैं वज़ीरगंज चौराहे पर मौजूद हूँ, अगर तुम यहाँ पर आ जाओ तो यहाँ से तुम अपना फ़ोन ले लेना और मैं निकल जाऊँगा। सत्यम बोलता है कि चलो हम लोगों को यहाँ से ई रिक्शे से जाना पड़ेगा और ये भी सत्यम की प्लानिंग थी। तो वो फ़ौरन उस लड़की को ई रिक्शे से लेकर वज़ीरगंज चौराहे पर पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर जाकर देखता है कि वहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं है। फिर वो फ़ोन उठाता है, फिर बोलता है कि वही कहाँ पर हो, यहाँ पर तो एम्बुलेंस है नहीं है। तो उसका दोस्त बोलता है कि एम्बुलेंस अब IT चौराहे पर है, तुम यहाँ पर आ जाओ। और फिर ई रिक्शे से डायरेक्ट ये सत्यम के साथ वहीं पर पहुंचती है IT चौराहे पर। वहाँ पर एम्बुलेंस मिल जाती है, लेकिन इसी बीच सत्यम ने अपने 2 दोस्तों को और फ़ोन कर दिया था, जिसमें एक का नाम असलम था, दूसरे का नाम शोएब था, और वो वैगनार कार लेकर वहीं पर IT चौराहे पर मौजूद थे। सत्यम उतरता है, फ़ोन लेता है, फ़ोन उस लड़की के हाथ में देता है। अब जब सत्यम फ़ोन हाथ में दे देता है तो उसको यकीन हो जाता है कि यार सत्यम तो बड़ा अच्छा लड़का है, इसने मेरा फ़ोन दिलवा दिया। और फिर सत्यम बोलता है कि चलो अब तुम वापस जाओगी, तो वापस हम लोग कहाँ ई रिक्शे से जाएंगे, मेरे दोस्तों की ये कार है वैगनार, इसमें बैठते हैं और ये लोग हमें वहीं पर छोड़ देंगे। अब जब छोड़ने की बात आती है तो वो कार में बैठ जाती है, क्योंकि सत्यम के ऊपर उसको भरोसा था, इतने टाइम से वो चाय पी रही थी। अब ये IT चौराहे से डायरेक्ट ये लोग अपनी कार को, वैगनार कार को, बाराबंकी तक ले चलते हैं। वो बोलती है कि मुझे बाराबंकी की तरफ नहीं जाना, बल्कि मुझे वापस जाना है, अपने वहीं पर छोड़ दो मुझे, मैं वापस अपने घर चली जाऊँगी। लेकिन सत्यम बोलता है कि ज़रा हमें खाना भी खाना है, कोई परेशान मत हो, हम तुम्हें थोड़ी देर के बाद छोड़ देंगे, थोड़ा सा चिल करो। अब वो मान जाती है और फिर उसके बाद बाराबंकी से ये लोग सीधा सफ़ेदाबाद पहुंचते हैं। सफ़ेदाबाद में एक ढाबे पर कार रोकी जाती है। कार रोकने के बाद उसको भी, जो लड़की थी उसको उतारा जाता है। और नॉर्मली अभी ये सब कुछ फ्रेंडली चल रहा था, उसको नहीं पता थी कि आगे क्या होने वाला है। वहीं पर ढाबे पर ये सब लोग बैठकर खाना खाते हैं, उस लड़की को भी खाना खिलाते हैं। वो बोलती है कि मैं खाना खा लेती हूँ, मुझे नहीं पता थी, क्योंकि सत्यम मुझे दोस्त लग रहा था और असलम और शोएब थे, वो भी मुझसे अच्छे से बात कर रहे थे, बोल रहे थे क्या मैं खाना खाना था, आज तुम हमारे साथ पार्टी कर लो, कोई बात नहीं है। और फिर ये लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जब गाड़ी वापस चलना शुरू होती है तो ये शराब ले लेते हैं और फिर वहाँ से शराब लेने के बाद हैवानियत शुरू होती है। मुझे ज़बरदस्ती ये शराब पिलाते हैं, जब मैं मना करती हूँ
तो ये मेरे साथ मारपीट भी करते हैं और शराब पिलाने के बाद इनके पास कोई चीज़ थी जो ज़बरदस्ती मेरे मुंह में डाल देते हैं, जिससे मैं नशे में हो जाती हूँ। और फिर जो सत्यम था वो मेरे हाथों को पकड़ता है, पीछे असलम था, शोएब कार को चला रहा था, और फिर मेरे साथ कार में रेप होना शुरू होता है। फिर सत्यम रेप करता है और जो असलम था वो हाथों को पकड़ता है, फिर वो रेप होता है। फिर ये ड्राइविंग सीट को चेंज करते हैं कार के अंदर ही, और मुझे चीखने चिल्लाने बिल्कुल नहीं देते। और ये जो सत्यम था ये मेरा वीडियो भी बनाने लगता है, और बारी बारी से एक एक कर ये लोग मेरे साथ रेप कर रहे थे। बराबर वीडियो को शूट किया जा रहा था, वीडियो बराबर ये लोग बनाते रहते हैं। ऐसे ही कर ये लोग शराब पीते हुए लगभग 7 घंटे तक कार वहीं पर घुमाते रहते हैं। मेरे साथ रेप होता रहता है, चौराहों से होती हुई कार निकलती है। मुझे साइटों में कुछ पुलिस वाले भी दिखते हैं, लेकिन इन लोगों ने मेरे मुंह को दबा लिया था, मेरे ऊपर चढ़कर बैठे हुए थे, जिससे मैं चीख तक नहीं पा रही थी। और फिर 7 घंटे की दरिंदगी के बाद, हैवानियत के बाद, ये कार सीधी पॉलीटेक्निक जो चौराया है वहाँ पर लेकर पहुँचते हैं। और वहाँ पर मुझे उतारते टाइम मुझसे बोलते हैं कि अगर मैंने किसी को भी बताया तो इनके फ़ोन में जो वीडियो है ये उस वीडियो को वायरल कर देंगे। मैं इनसे तमाम मिन्नतें करती हूँ कि वीडियो को डिलीट कर दें, क्योंकि मैं तो पहले से ही डिप्रेशन में थी और इन्होंने मेरी वीडियो भी बना ली थी। उसके बाद मैं वापस घर आ जाती हूँ और 7 दिसंबर को फिर दोबारा से सत्यम, जिसने मेरा नंबर ले रखा था, सत्यम मेरे पास फ़ोन करता है, मुझसे बोलता है कि दोबारा से हमें तुमसे मिलना है, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। और तभी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, मेरी माँ को और ज़्यादा परेशानी होने लगी। मेरी माँ ने जब पूछा, प्यार से पूछा, तो मैंने ये दरिंदगी की, हैवानियत की कहानी बताई। वहीं उस लड़की की जो माँ थी वो बताती है कि हमें 7 दिसंबर को पता चला था, लेकिन उसके बाद 8, 9, 10 दिसंबर लग गई। हमने नहीं सोचा था कि हम पुलिस को बताएंगे, हमने सोचा था कि हमारी बेटी के साथ जो कुछ हुआ है हम इसको छिपा कर रखेंगे, क्योंकि अगर हम किसी को बताएंगे तो हमारी बेटी खुद को ख़त्म कर लेगी। क्योंकि जब मेरी बेटी ने ये कहानी मुझे बताई थी तो उसके बाद ही इसने 2-3 बार ऐसी कोशिशें की, जिसको हमने इसको रोक लिया। लेकिन अब जब हमने आप लोगों को बताया, जब इसके पिता को बताया, तो सब ने यही बोला कि जो आरोपी हैं वो फरार चल रहे हैं, वो आज़ाद चल रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए हमें ये बात पुलिस को देनी पड़ेगी। वहीं फ़ौरन पुलिस आनन फानन में निकलती है, पुलिस की टीमें निकलती हैं और तीनों को, असलम, शोएब और सत्यम को गिरफ्तार कर लेती हैं। गिरफ्तार करने के बाद जो कार थी, वैगनार कार, उसको भी बरामद कर लिया जाता है। ये जो वैगनार कार थी ये असलम की भाई की थी, इसको बरामद कर लिया जाता है। और उसके बाद फ़िलहाल में जो लड़की है उसको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, लेकिन वो जीना नहीं चाहती। वो बार बार यही कोशिश कर रही है कि बस वो ख़ुद को ख़त्म कर ले, लेकिन उसकी माँ बराबर रो भी रही है और अपनी बेटी को बचाने की भी कोशिश कर रही है। और माँ ने जब न्यूज़ के सामने माँ को लाया गया तो माँ ने यही बोला कि देखिए, हम लोग इस चीज़ को पुलिस के सामने नहीं लाना चाहते थे, लेकिन हम ले आए हैं और अब मीडिया के सामने भी ला रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप ना हमारा नाम बताएं, ना हमारा एड्रेस बताएं, ना हमारी बेटी के बारे में बताएं, क्योंकि अगर उसके पता चलेगा तो शायद वो जी नहीं पाएगी। इसीलिए आप लोगों का भी हमें साथ चाहिए हमारी बेटी की ज़िंदगी के लिए, जिसके साथ रेप हो गया। अब हम चाहते हैं कम से कम जो ज़िंदगी है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए, रिकवर हो जाए। तो इसलिए समाज का भी साथ चाहिए। तो इसीलिए ना हमने उसका नाम बताया, ना उसका एड्रेस बताया, बस ये हैवानियत की कहानी हमने आपको बताई। लेकिन ऐसे हैवान दरिंदों को पुलिस ने सिर्फ पकड़ा। हमारी मांग तो ये है, चाहे उसमें कोई भी हो, लोग कहते हैं ना कि हिंदू ने ये कर दिया, मुस्लिम ने ये कर दिया, आरोपी कोई भी हो उसका काउंटर किया जाए, उसकी गोली मार देनी चाहिए। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और पुलिस, जैसे पुलिस पहले काम करती थी कि किसी ने रेप कर दिया, कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा क्या पुलिस ने गोली मार दी, काउंटर कर दिया, एनकाउंटर कर दिया। तो पहले खौफ बहुत ज़्यादा था और पुलिस ने फ़िलहाल में ये बंद कर दिए। लेकिन अभी भी कल ही एक आरोपी के 2 टांगों में गोली मारी गई हैं। उसने भी एक बच्ची के साथ रेप किया था, लेकिन इन तीनों आरोपियों के साथ ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन हमारी यही उम्मीद है कि इनको इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले कि जितने भी कोई भी आरोपी हैं, किसी की भी बेटी के साथ ऐसा ना कर सके। किसी माँ का दर्द, किसी पिता का दर्द कोई नहीं समझ सकता जिसकी बेटी के साथ ऐसी घटना हो जाए। ऊपर वाला उनके माता पिता के दिल को, उस लड़की के दिल को एक तसल्ली दे और उसके दिल को एक बड़ा मजबूती दे कि वो अपनी ज़िंदगी को जी सके। ऐसी घटनाएं दिल को मायूस कर देती हैं, उदास कर देती हैं और एक गुस्सा सा आ जाता है कि ऐसे दरिंदों को ऐसी सज़ाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं, जिससे हमारे कलेजे को, दिल को, उस लड़की की फैमिली वाले के दिल को सुकून मिल सके, उनको एहसास हो सके कि उनको बदला मिला है। वो आरोपी जेल में रहेंगे, सुकून से रहेंगे, लेकिन
ऐसा नहीं होगा कि हमारे दिल को सुकून मिला। आप ऐसे आरोपियों को क्या सज़ा दिलवाना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जल्दी से नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगली वीडियो में आप सब लोगों के नाम लेना है। इसमें मैंने सारे लोगों के जितने भी कमेंट्स हैं उनको लिख रखा है। अगली वीडियो में मैं ज़रूर लूँगा। जल्दी से आप जाइए, अपना भी कमेंट कर दें, आपका भी नाम लिया जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।